डिस्टिलेशन, देखो डिफरेंस इन यार ये लिखा हुआ नीचे, लिखने की जरूरत नहीं है। डिफरेंस इन दियर बॉइलिंग पॉइंट, और ये हो गया तुम्हारा दूसरा। पहला क्या है, वोलेटाइल लिक्विड्स फ्रॉम किससे, नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी से हमें करना है सेपरेट। वोलेटाइल का मतलब बताओ, जैसे वहां पर सबलाइम होने वाला था, वाइपर बनाने वाला। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, वाइपर बनाने वाला। आ जाओ इसको समझते हैं, एग्जाम्पल मार्क कर लो। क्लोरोफॉर्म जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है 334, और एनिलीन जिसका बॉइलिंग पॉइंट 34, तुम्हारे पास 357। एनिलीन क्लोरोफॉर्म, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है बताओ, क्लोरोफॉर्म का 334 केल्विन, और एनिलीन का बॉइलिंग पॉइंट, हाँ क्लोरोफॉर्म का 334 केल्विन, एनिलीन का क्या है बताओ 457। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, एनिलीन का। अब आ जाओ हम शुरू करते हैं यहां पर इस फिगर को समझना। देखो क्या है, यहां पर अगर हम लोग ले लेते हैं एक एनिलीन और एक क्या ले लेते हैं बताओ, क्लोरोफॉर्म। पूरा नहीं, एनिलीन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 457 डिग्री सेल्सियस केल्विन, और क्लोरोफॉर्म का कितना है 334 केल्विन। इन दोनों को हमने मिक्स करके यहां पर रख दिया है। अब इन दोनों को सेपरेट करना है, यानी कि प्योर करने की कोशिश करना है। ठीक, अब समझना यहां पर, इसमें से वोलेटाइल कौन है, क्लोरोफॉर्म वोलेटाइल है। क्यों, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जल्दी बॉयल करेगा, वाइपर बनेगा, वोलेटाइल हो जाएगा। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे, ये लेस बॉइलिंग पॉइंट है ना, और क्या हो जाएगा, बॉयल अर्ली, फार्म वेपर, यानी हो जाएगा वोलेटाइल। जिसका बॉइलिंग पॉइंट, जैसे अब तुम और बेहतर इसको समझना चाह रहे हो तो एक लाइन ऐसे दिमाग रखो, तुमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, हीट करके 100 केल्विन, 200 केल्विन, 300 केल्विन, और जब 350 केल्विन में पहुंचे तुम, तो 350 केल्विन में केवल क्लोरोफॉर्म बॉयल करना शुरू करेगा, क्योंकि एनिलीन 457 केल्विन पे बॉयल करता है। तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए अगर एनिलीन और क्लोरोफॉर्म को सेपरेट करना है, तो 457 के नीचे और 334 के ऊपर होना चाहिए। समझ में आई बात, क्योंकि अगर तुम 334 के नीचे कर दिए, दोनों वेपर नहीं बना रहे, बैठे रहो स्टेशन के लिए 2-4 दिन, और अगर तुम 357 के ऊपर कर दिए तो दोनों वेपर बना लिए, यहां पर भी साथ थे, यहां पर गए कंडेंस होकर के यहां इकट्ठा हो गए, तो दोनों फिर साथ पहुंच गए। तो इतना तुम्हें टेम्परेचर रखना है कि केवल एक अपने वेपर को बनाए, दूसरा ना बनाए। तो 334 के ऊपर टेम्परेचर करो और 457 के टेम्परेचर नीचे रखो। अब जब तुम इसको हीट करोगे 334 की जैसे ऊपर, तो ये क्या करेगा, क्लोरोफॉर्म यहां से उठ करके ऊपर वेपर बनाते हुए, क्योंकि यहां पर एक कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है, कंडेंसर लगा हुआ है, यहां से आ करके इसका वेपर कंडेंस होकर के यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर कौन आएगा बताओ, क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म यानी कि हैविंग लेस बॉइलिंग पॉइंट, लेस बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट। तो तुम पहले इसको बना लो, जो हमने ये लिखा है यहां पर, अपने तरीके से जगह बना करके अच्छे से तैयार कर लो।
कि जो कम बॉइलिंग पॉइंट वाला होगा, क्योंकि क्लोरोफॉर्म के अलावा वो और कई दूसरे कंपाउंड दे सकता है, 2 अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट दे करके एग्जाम के दिन कुछ भी कर सकता है। डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड नॉट मच, ठीक है ना। तो इस तरह के केस में हमें क्या होता है, एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज करने पड़ते हैं। कि ये भी है, जैसे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम 2 है, सिंपल पैक्ड कॉलम और बबल प्लेट कॉलम, 2 तरीके कॉलम होते हैं। तो ये है ना, छोटे छोटे बीट्स हैं, कंचे, कंचे सुना है कि नहीं, है ना, कांच वाले गांव में थोड़ा निशाना लगाने का काम आता है। सुनना ध्यान से, अब देखो, अब सुनना, एक अगर तुम 2 लोगों को हम उठाएं, बोले कि प्लेन रोड है, तुम 2 लोग दौड़ करके इधर चले जाओ, तो हो सकता है दोनों बिल्कुल आसपास पहुंचे, 1 सेकंड का अंतर रह जाए। 100 मीटर की दौड़ लगवा दी जाए तो हो सकता है दोनों बराबर टाइम पे लगभग पहुंच जाएं। लेकिन अब उनको क्या करें, ऊबड़ खाबड़ गड्ढे रास्ते ऊट पटांग के मतलब सब चीजों से गुजारे, तो कुत्तों बेचारा ही हाथ के गिर जाएगा। तो कुछ जिसके पास वाकई ताकत होगी वो क्या करेगा, वो उठ करके आएगा, फिर जाके यहां से सेपरेट हो जाएगा। समझ में आई? क्योंकि डिफरेंस उनके बीच में क्या था, बहुत कम। हमें उन डिफरेंस को चेक करना था, तो चेक करने के लिए हमने क्या लगा दी, कॉलम और स्ट्रक्चर लगा दिए, है ना, रुकावटें लगा दी, जिसकी वजह से अब क्या होगा, पहचानना आसान हो जाएगा। समझ पाई बात को? तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कहां पर है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, जब 2 सेपरेट करने के लिए जो कंपोनेंट दिए गए हैं, दोनों के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस क्या है, बहुत कम है। जब डिफरेंस कम है तो उनको भैया बहुत कठिन परीक्षा से गुजारना पड़ा। ठीक है, ये भी समझा ले गए। अब चलो ठीक है, कठिन परीक्षा से गुजारना तो पड़ रहा है, लेकिन क्यों और कैसे इसका फायदा हमें मिल रहा है वो समझना है। ठीक, पहले इसमें जो कहानी दी गई है पहले उसको समझने की कोशिश करना है, जो एनसीईआरटी ने लिखा है लाइन। उसने क्या बोला है कि पहली बात, यहां पर अगर ए और बी हैं और ए का बॉइलिंग पॉइंट अगर देखा जाए तो ये 105 है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बी वाले का 110 है। हो सकता है 108 हो, 107 हो और कम हो, हमने तब भी 5 का डिफरेंस ले लिए। अब सुनना, जैसे तुम इसको हीट करोगे 100, 105, 106 डिग्री के पास, क्योंकि 105 के ऊपर चाहिए तो 108 किया तुमने, तो उसमें वेपर दोनों बनाना शुरू कर दी हीट करने पर। अब दोनों की वेपर ऊपर जाना शुरू कर दी, ए और बी की समस्या तो यही है। इसके पहले जब तुम अभी सिंपल डिस्टिलेशन पढ़ रहे थे तो वहां पर इतना ज्यादा डिफरेंस था कि एक ही केवल वेपर बना रहा था, उसको सेपरेट करके अलग कर। अब यहां दोनों वेपर बनाना शुरू कर दिए। जो बॉइलिंग पॉइंट 105 वाला, 110 वाला, तुमने यहां पर टेंपरेचर कर दिया 100, मान लो 15 डिग्री सेल्सियस ही रखा, क्योंकि तुम अब यार वहां पर एकदम थर्मामीटर थोड़ी लेके बैठो एकदम एग्जैक्ट, 2-4 डिग्री का फर्क, समझ रहे हो ना बात को, वो हो ही जाएगा। तो तुम चाह तो रहे थे कि सर 105 110 के बीच में रहे, पर थोड़ा सा हीट इधर उधर होगा तो 100% 110 के ऊपर चला जाएगा, और जाएगा जैसे दोनों वेपर बनाएंगे, और मान लो कितना तुमने दे दिया, 115 डिग्री सेल्सियस दे दिया। सुनते रहना बात को। जब ए ऊपर उठेगा बी उठाएगा, तो उनके दोनों में जब ऊपर जाएंगे तो अंतर है। पता है, ये 105 वाला 10 डिग्री सेल्सियस एक्स्ट्रा लेके जाएगा, और ये केवल 5 डिग्री सेल्सियस एक्स्ट्रा लेके जाएगा। किसको बात समझ में आई? इसको बॉयल कराने के लिए केवल 105 चाहिए। जैसे तुम्हें कोई चीज खरीदने के लिए 105 रुपए चाहिए था, पापा ने 115 दे दिए, तो 10 रुपए जेब में घूमोगे लेकर के, बच गया 10 रुपए। लेकिन कोई एक और तुम्हारा भाई बहन जिसको 110 रुपए चाहिए था, उसको भी 115 मिला, तो वो 5 रुपए दुखी रहेगा थोड़ा सा कि यार इसके 10 बच गए, मेरे 5 ही बचे।
समझ लो ना, मेला देखने गए हो, हालांकि अब 10-5 मेला नहीं होता, लेकिन फिर भी अब एग्जाम्पल तो नहीं सकते, तो कौन ज्यादा देर तक मेला टहलेगा? 10 रुपए वाला। 5 रुपए वाले बेचारे जाते ही 2 चीज खरीद खत्म, अब क्या करें? तो 10 वाला बोलेगा तुम चलो घर, हम अभी आते हैं, हमारे पास है। सुनना ध्यान से, अब इसको जो हमने कहानी सुना है इसको ऐड कर लो इसके साथ। जब ए बॉयल कर रहा है तो भैया वो 10 डिग्री सेल्सियस यानी काइनेटिक एनर्जी अपनी ज्यादा लेके ऊपर उठ रहा है। तो बताओ ऊपर तक जाने की संभावना किसकी ज्यादा है? ए की। बी वाला उठेगा तो 5 डिग्री के टेम्परेचर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो वेपर में होगी, लेकिन कुछ दूर तक जाएगा फिर वापस आना शुरू कर देगा। बात समझ में? एक तो ये बात समझ में आ गई। अभी भी लड़ाई जारी है। एक यहां पर एनसीईआरटी लाइन लिखता है कि जो ये वापस लिक्विड में, जैसे बी वाला है, एक बार ऊपर जाता है, ये वेपर अपनी हीट को ट्रांसफर करता है, और जनरली किसको ट्रांसफर करेगा अपनी हीट को? यहां पर जो ऑब्स्ट्रक्शन रोके गए हैं, सुनना लाइन पहले, छोटे छोटे जो पत्थर या कांच के कंचे लगाए गए हैं, ये हीट उनको देगा, अपना क्या हो जाएगा? कूल हो जाएगा, कूल डाउन। इसका मतलब क्या है? तुरंत वेपर कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में, डिकंडेंस होकर के नीचे फिर से आना शुरू कर देगा। तो पहली बात, थ्योरेटिकल प्लेट लगाने का फायदा या कांच लगाने का, ऑब्स्ट्रक्शन या फ्रैक्शन लगाने का फायदा क्या हुआ कि यहां से वेपर जो उठेगा वो अपनी हीट को क्या करना शुरू कर देगा? ट्रांसफर करना शुरू। अभी एक बात और है, हीट तो दिया, लेकिन अब जो नीचे वाले हैं, सुनना लाइन, नीचे वाले जो पत्थर हैं वो हीट ले लेकर के इतना हीटेड हो जाते हैं कि ऊपर जो गया हुआ लिक्विड है जब नीचे कंडेंस होकर आ रहा होता है तो इनसे हीट लेकर के फिर ऊपर उठ जाता है। हम एनसीईआरटी की लाइनें बोल डाले, फिर से सुनना। हमने क्या बोला? ये बार बार वेपर उठ रही है, तो यहां के जो पत्थर हैं वो क्या हो गए? खूब हीट हो गए बार बार। अरे यार, तुम कभी उबलते हुए पानी के ऊपर हाथ लगा के देखना, सुनो, जितना पास लाओगे उतना तुम्हारा हाथ जलना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहीं से वेपर अगर उठ के आ रहे हैं तो यहां पर हीटेड कंडीशन खूब होगी, खूब गर्म हो जाएंगे। तो जब कोई वेपर वेपर तक पहुंच के यहां से कंडेंस होकर नीचे आएगी, तो जैसे नीचे आएगी तो फिर से इन पत्थर से हीट लेगी और फिर से क्या हो जाएगी? री वेपराइज हो जाएगी। Vapors of the liquid with higher boiling point condense before the vapor of the liquid with low boiling point. चलो, the vapors rising up in the fractionating column become richer in more volatile component. फिर से लाइन एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट है। ऊपर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में कौन पहुंचता चला जाएगा? किसकी औकात है जो सबसे ऊपर तक पहुंच जाए? जो ज्यादा वोलेटाइल, यानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है ना। तो यहां पर मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का मतलब हैविंग लेस बॉइलिंग पॉइंट या लो बॉइलिंग पॉइंट। द वेपर रीच टू द टॉप ऑफ द फ्रैक्शनेटेड कॉलम, दीज आर रिच इन द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। जैसे ऊपर ऊपर की बात, जितना ऊपर जाओगे उतना रिचर इन वोलेटाइल कंपोनेंट होगा, सीधी सी बात है। यानी कि जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो ज्यादा ऊपर ही होंगे। आगे बढ़े, दीज आर रिच इन, छोड़ दो, द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम आर अवेलेबल इन वेरियस साइज एंड डिजाइन इन शोन इन द फिगर। तो पहली बात एग्जाम में दो याद रखना भैया कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कितने तरीके के होंगे? कई तरीके के, उनमें दो हैं, सिंपल पैक्ड कॉलम और क्या? बबल प्लेट कॉलम। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बबल प्लेट कॉलम यूज्ड इन द फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, तो कम पूछने के चांस है, बोल देगा है ना, टू सेपरेट द टू कंपोनेंट हैविंग बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस वेरी लेस। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम आर अवेलेबल इन द वेरियस साइज एंड डिजाइन इन द फिगर 8.7। द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम प्रोवाइड मेनी सर्फेसेस टू हीट एक्सचेंज। समझना, कॉलम हीट एक्सचेंज। सुनना, क्या लाइन अभी बोली थी, समझाई थी, सुनते रहना। बताओ, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हीट दे रहा था कि ले रहा था? दोनों कर रहा था। जब नीचे से वेपर उठा था तो वो क्या हो रहा था? अपनी हीट को दे रहा था
और जिससे कॉलम गर्म होते चले जा रहे थे, और कुछ जो ऊपर क्रॉस करके ऊपर पहुंच गए थे वेपर, वो वापस कंडेंस होकर लिक्विड के रूप में आ रहे थे, तो वो फिर से उससे हीट लेकर के रिवेपराइज हो रहे थे। तो इसलिए बोला नहीं कि हीट एब्जॉर्ब करता है, तो एक्सचेंज लिखा है, नहीं हीट देगा भी और लेगा भी। हीट एक्सचेंज बिटवीन द असेंडिंग वेपर्स एंड डिसेंडिंग कंडेंस लिक्विड। कितनी बेहतरीन लाइन है, नहीं समझ में आया? असेंडिंग वेपर होगा, सीधी बात है, नीचे से ऊपर जा रहा होगा तो वेपर होगा, और डिसेंडिंग कंडेंस जो होकर के नीचे आ रहे हैं उनके बीच में हीट एक्सचेंज होगा। यानी कि जब कंडेंस लिक्विड होगा तो वो हीट लेगा, और जो वेपर होगी एसेंड वाली वो हीट देगी। सही बात है? तो ये असेंडिंग वेपर्स एंड डिसेंडिंग लिक्विड, कितनी बेहतरीन लाइन। सम ऑफ द कंडेंसिंग लिक्विड इन द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। अब ये क्या लिखना चाह रहा है? हमने क्या बोला था, जो कंडेंस होकर के लिक्विड नीचे आ रहा है वो उस प्लेट से हीट लेकर के क्या कर जाता है, रिवेपराइज कर जाता है। देखो क्या लिखा है, सम ऑफ द कंडेंसिंग लिक्विड इन द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ऑब्टेन हीट फ्रॉम द असेंडिंग वेपर एंड रिवेपराइज। द वेपर दस बिकम रिचर इन लो बॉइलिंग कंपोनेंट। अभी लिख के आए, अभी बोला था जैसे जैसे ऊपर जाओगे वोलेटाइल होता चला जाएगा। वोलेटाइल का मतलब लेस बॉइलिंग पॉइंट, इसको हमें मार्क करने की जरूरत नहीं है। द वेपर्स ऑफ लो बॉइलिंग कंपोनेंट असेंड टू टॉप ऑफ द कॉलम। सीधी बात है, टॉप में कौन रहेगा, रिचर वोलेटाइल, यानी जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ये भी लिख के आए हैं, तो कोई मार्क करने की जरूरत नहीं है, सब कोरिलेट उसी से करते चले जाओ। द वेपर दस बिकम, ये हो गया, ऑन रीचिंग द टॉप द वेपर बिकम प्योर इन लो बॉइलिंग कंपोनेंट and pass through the condenser and the pure liquid is collected in receiver। बस डिस्टिलेशन में हमेशा रिसीवर में लो बॉइलिंग वाला ही होगा, क्योंकि टॉप में लड़ाई लड़ते लड़ते वही पहुंच पाएगा ऊपर तक। तो इसलिए लिखा है ऑन रीचिंग द टॉप वेपर बिकम प्योर इन लो बॉइलिंग कंपोनेंट। सीधी सी बात है, लो बॉइलिंग का मतलब मोर वोलेटाइल। यहां लिखना चाहो लिख लो, क्योंकि जब मोर वोलेटाइल लिखा था तो लो बॉइलिंग लिखा था पिछले पेज में। तो एक बार इसको भी लिखने में क्या जाता है, लो बॉइलिंग कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, मोर वोलेटाइल। समझ में आया? तो आफ्टर सीरीज ऑफ सक्सेसिव डिस्टिलेशन द रिमेनिंग लिक्विड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क इनरिच्ड इन हाई बॉइलिंग कंपोनेंट। भैया सीधी सी बात है, जब लो बॉइलिंग वाला चला गया रिसीवर के पास, जो उसमें मिक्सचर होगा वो क्या होगा, हाई बॉइलिंग। ईच सक्सेसिव कंडेंसेशन एंड वेपराइजेशन, एक के बाद एक अगर तुम ये कराते हो, सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, जैसे सक्सेसिव आयोनाइजेशन थेरेपी बोलते हैं, अंटिल द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज कॉल्ड थ्योरेटिकल प्लेट। तो ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है इसको हम थ्योरेटिकल प्लेट बोलते हैं। कमर्शियली कॉलम इज हंड्रेड्स ऑफ द प्लेट इज अवेलेबल। वन ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन सेपरेट टू डिफरेंट, है ना, क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। ना यार, पेट्रोल है, डीजल है, ना यार, केरोसिन है ना, तो ये सब सारी चीजों को अलग अलग तरीके से तुम सेपरेट करते हो।